बजट 2026 के बाद पीएम आवास योजना की सबसे बड़ी खबर है। पहली किस्त, नई लिस्ट और सबसे बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, अगर आप कई वर्षों से अपने पक्के घर का सपना संजोए बैठे हैं, या अगर आपके परिवार में कोई आज भी कच्ची छत के नीचे जीवन बिता रहा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बजट 2026 के पारित होते ही सरकार की ओर से जो संकेत सामने आए हैं, उन्होंने देश भर में नई उम्मीद जगा दी है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की बस्तियों तक हर जगह एक ही चर्चा है। पहली किस्त कब आएगी, कितनी आएगी और आखिर किसका नाम अंतिम सूची में शामिल हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अफवाहों से दूर रखकर आधिकारिक दिशा निर्देश और विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर ही पूरी तस्वीर समझाने वाले हैं। कई दिनों से प्लेटफार्म पर आधी अधूरी जानकारी फैल रही है। कोई कह रहा है कि योजना बंद हो रही है, कोई दावा कर रहा है कि सभी को एक साथ पूरी राशि मिल जाएगी, तो कोई यह भ्रम फैला रहा है कि केवल नए आवेदकों को ही लाभ मिलेगा। सच्चाई इसमें अलग है और उसने समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इसे पूरे अध्याय को ध्यान से सुनिए। और क्योंकि हर हिस्से में एक अहम बिंदु जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2026 की। इस बार वित्त मंत्री ने आवास योजना के लिए लगभग 25% बजटीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका सीधा अर्थ है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि पिछले सर्वे में छूटे हुए पात्र परिवारों को पुनः स्थापन कराया जाए। कई राज्यों में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों और ग्राम सभा की संख्या के आधार पर नई सूची तैयार की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, पहली किस्त कितनी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में कुल सहायता राशि आमतौर पर 1,20,000 तक की स्वीकृति दी जाती है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि 1,30,000 तक की हो सकती है। शहरी योजना में राशि शहर की श्रेणी और लागत के अनुसार अलग अलग तय होती है। पहले की सामान्यतः कुल स्वीकृत राशि का एक भाग होता है, जो नींव डालने और प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किस्तें चरणबद्ध तरीके से जारी होंगी। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को निर्माण की प्रगति फोटो जियो टैग के माध्यम से अपलोड करनी होगी। पंचायत या नगर निकाय स्तर पर स्थापन के बाद दूसरी किस्त और तीसरी किस्त जारी हो जाएगी। यानी निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं होता या प्रगति रिपोर्ट अपलोड नहीं होती तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। इसलिए केवल पैसा आना ही नहीं पर्याप्त है, बल्कि प्रक्रिया का सही पालन भी आवश्यक है। इस बार एक और बड़ा बदलाव महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। सरकार ने फिर से दोहराया है कि मकान का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर होना चाहिए। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना है। कई राज्यों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विधवा, दिव्यांग या अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। अब बात उस तारीख की जिसका इंतजार सभी को है। बजट पारित होने के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों से अंतिम सूची मांगी है। अनुमान लगाया है कि फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच कई राज्यों में पहली किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि प्रत्येक राज्य का प्रशासनिक कैलेंडर अलग होता है, इसलिए तिथि में अंतर संभव है। आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट, ग्राम पंचायत कार्यालय और ब्लॉक स्तर के सूचना बोर्ड पर नियमित नज़र रखनी चाहिए। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन अभी तक सर्वे टीम आपके घर तक नहीं पहुंची, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि आपका नाम प्रतीक्षा सूची में हो, या फिर दस्तावेज अधूरे हों, या बैंक खाता आधार से लिंक ना हो। कई गाइडलाइन में कुछ राज्यों ने आय सीमा में लचीलापन देने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना से बाहर ना रह जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो पात्रता मानदंडों पर उतरते हैं। यदि किसी के नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है या आय का रिटर्न नियमित रूप से भरा जा रहा है, तो जांच के दौरान आवेदन निरस्त किया जा सकता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधार सत्यापन और बैंक खाते की केवाईसी अनिवार्य की गई है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और समझ लीजिए, कई बार लाभार्थियों के बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है या उसमें न्यूनतम लेन देन नहीं होता। ऐसी स्थिति में
डीवीडी असफल हो सकता है, इसलिए अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें। आधार लिंकिंग की पुष्टि करें और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। छोटी सी चूक भी भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। दोस्तों, आने वाले समय में पीएम आवास योजना केवल छत देने की योजना नहीं रहेगी, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का मजबूत आधार बनेगी। बजट 2026 के बाद बढ़ी हुई राशि और विस्तारित लक्ष्य यह संकेत देते हैं कि सरकार अधिक परिवारों तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन अंतिम लाभ उसी को मिलेगा जो पात्रता दस्तावेज और प्रक्रिया तीनों को सही रखेगा। इसलिए अफवाहों से बचें, आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और नियमित रूप से अपनी आवेदन स्थिति की जांच करते रहें। अगले अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि डीवीडी प्रक्रिया कैसे काम करती है, बैंक से जुड़ी कौन सी गलतियां भुगतान को रोक सकती हैं और आप अपने मोबाइल से ही अंतिम सूची में नाम कैसे देख सकते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपके सपनों के घर की पहली सीढ़ी है। डीवीडी बैंक लिंकिंग और पैसा रुकने की अगली वजह। दोस्तों, अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आया। गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक यही चर्चा होती है कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग होती है। कई मामलों में सरकार की ओर से राशि जारी हो जाती है, पर तकनीकी कारणों, बैंकिंग त्रुटियां, अधूरी प्रक्रिया की वजह से वह लाभार्थी तक समय पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए इस अध्याय को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आपका बैंक खाता आधार से पूरी तरह लिंक होना चाहिए। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आपने कभी आधार कार्ड की फोटोकॉपी बैंक में जमा करा दी थी। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका आधार नंबर बैंक के रिकॉर्ड में सक्रिय रूप से अपडेट है और डीवीडी के लिए सक्षम है। कई बार आधार लिंक तो दिखाता है, लेकिन एनपीसीआई मैपिंग अधूरी रह जाती है। एनपीसीआई मैपिंग का अर्थ है कि आपका बैंक खाता राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से सही तरीके से जुड़ा हो ताकि सरकारी सब्सिडी और सहायता सीधे उसी के खाते में ट्रांसफ़र हो सके। यदि आपके पास पहले 2 या 3 बैंक खाते रहे हैं और आपने हाल ही में नया खाता खुलवाया है, तो संभव है कि डीवीडी किसी पुराने खाते में मैप हो गया। ऐसी स्थिति में पैसा उस निष्क्रिय खाते में चला जाता है जिससे आपको जानकारी भी नहीं मिलती। इसलिए बैंक जाकर स्पष्ट रूप से पूछे कि आपका कौन सा खाता डीवीडी के लिए प्राथमिक रूप से ऐप है। यदि ज़रूरत है तो लिखित आवेदन देकर नया खाता प्राथमिक घोषित कराएं। अब बात करते हैं कि केवाईसी की। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाता खुलवाते समय केवाईसी हो चुका है, लेकिन समय समय पर बैंक केवाईसी अपडेट मांगता है। अगर आपका केवाईसी लंबित है तो भुगतान अटक सकता है। आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, आधार आधारित माइक्रो एटीएम पर जाकर अंगूठा लगाकर जांच कर सकते हैं आपका बायोमेट्रिक सत्यापन ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। यदि मशीन पर आपका अंगूठा फेल हो जाता है तो पहले उसे अपडेट कराएं। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। जब भी पहली या दूसरी किस्त जारी होती है, बैंक की ओर से एक संदेश आता है। यदि आपका नंबर बदला हुआ है और अपडेट नहीं किया गया है तो आपको सूचना नहीं मिलेगी। कई बार पैसा खाते में आ भी जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग महीनों तक अनजान रहते हैं। इसलिए बैंक में जाकर अपना वर्तमान मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं और एसएमएस अलर्ट सेवा चालू रखें। पात्रता की बात करें तो सरकार ने एक बार नियमों को सख्त किया है कि जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है, जिनके नाम पर 4 पहिया वाहन है पंजीकृत है या जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है। कुछ राज्यों में 2 पहिया वाहन, ट्रैक्टर या बड़े कृषि उपकरणों के आधार पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा यदि परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर दाता है तो उसकी भी पात्रता समाप्त हो सकती है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं सर्वे और सत्यापन पर निर्भर करता है। एक महत्वपूर्ण पहलू है दस्तावेजों की शुद्धता। यदि आपके आधार, राशन कार्ड और बैंक खाते में नाम या जन्मतिथि में अंतर है तो सिस्टम में मिलान नहीं हो पाता और भुगतान रोक दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आधार कार्ड में आपका नाम राम कुमार है और आप बैंक खाते में राम कुमार लिखा है, तो भी कभी कभी तकनीकी त्रुटि आ सकती है। इसलिए सभी दस्तावेजों में एकरूपता
बनाए रखना आवश्यक है। इस बार निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जियो टैगिंग के माध्यम से निर्माण स्थल की लोकेशन दर्ज की जाती है। लाभार्थी को घर की नींव, दीवार और छत की अलग अलग चरणों की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। कुछ जिलों में ड्रोन से भी निरीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्माण वास्तव में हो रहा है या पहली किस्त मिलने के बाद निर्धारित समय जैसे 30 दिन या 45 दिन के भीतर काम शुरू नहीं किया गया तो फोटो अपलोड नहीं हुई तो अगली किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। कई बार तकनीकी कारणों से पोर्टल पर फोटो अपलोड नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में संबंधित पंचायत सचिव, रोजगार सेवक या ब्लॉक कार्यालय से तुरंत संपर्क करें। देरी होने पर सिस्टम में कार्य लंबित की स्थिति दिखती है जिसे भुगतान रुक सकता है। एक और कारण है बैंक खाते निष्क्रियता। आपके खाते में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो उसे बैंक निष्क्रिय घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में डीबीटी ट्रांसफर असफल हो जाता है। इसलिए समय समय पर अपने खाते में छोटा मोटा लेन देन करते रहें, जैसे 100 या 200 जमा या निकासी। ध्यान रखें कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। यदि गांव में कोई कहे कि सभी को 5,000 या 10,000 मिल रहे हैं तो पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि करें। सरकार की वेबसाइट, ग्राम पंचायत कार्यालय या बैंक शाखा से जानकारी लें। आगे के अध्याय में हम विस्तार से बताएंगे कि लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें, ऑनलाइन पोर्टल पर स्टेटस कैसे देखें और यदि नाम नहीं है तो आपत्ति कैसे दर्ज करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल सटीक, प्रमाणित और जिम्मेदार जानकारी आपके हक तक पहुंचाना है, ताकि आप किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक गलती की वजह से ना रुके। फाइनल लिस्ट कैसे देखें और नाम नहीं होने पर क्या करें। दोस्तों, अब हम उस अहम हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार हर पात्र परिवार कर रहा है। आवेदन करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि फाइनल लिस्ट कैसे देखें और यह कैसे पता चले कि उसका नाम स्वीकृत लाभार्थी में शामिल हुआ है या फिर नहीं। कई लोगों ने फॉर्म भर दिया, दस्तावेज जमा कर दिए, सर्वे भी हो गया, लेकिन असली में संतोष तब मिलता है जब अधिकारी सूची में अपना नाम दिखाई देता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी चरण आपसे छूट न जाए और बाद में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहला और पारंपरिक तरीका है कि अपनी ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जाकर सूचना देखें। जब भी नई स्वीकृति सूची जारी होती है तब पंचायत भवन में उसे छपवा दिया जाता है। साल 2026 की स्वीकृत सूची में लाभार्थी का नाम, पिता का नाम या पति का नाम, ग्राम सभा का नाम, श्रेणी और स्वीकृत राशि का विवरण साफ तौर पर लिखा होता है। कई जगहों पर सूची के साथ स्वीकृत क्रमांक भी लिख दिया जाता है, जिसमें पहचान और भी आसान हो जाता है। आप अपने नाम की इतनी ध्यान से जांचें, क्योंकि कई बार नाम की छोटी सी गलती के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। यदि सूचना लंबित हो तो धैर्य रखें और पूरा पन्ना ध्यान से पढ़ें। दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन माध्यम से जांच करना, जो आज के समय में सबसे तेज और सुविधाजनक तरीका माना जाता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी लाभार्थी स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य की प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस या लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी का विकल्प दिखाई देगा। वहां क्लिक करने पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या नाम के साथ जिला और ब्लॉक का चयन। जानकारी भरने के बाद सबमिट करते ही आपको आवेदन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि आपका नाम स्वीकृत है तो स्वीकृत की स्थिति की जानकारी और भुगतान की प्रगति भी दिखाई दे सकती है। कई राज्यों में पोर्टल पर यह भी दिखाया जाता है कि पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त जारी हुई है या नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी लाभार्थी को 1,20,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं तो यह राशि चरणबद्ध तरीकों से दी जाती है। पहली किस्त 40,000 की, दूसरी किस्त 40,000 की, तीसरी किस्त यानी कि अंतिम किस्त भी 40,000 की जारी की जा सकती है। इसलिए केवल नाम देखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि भुगतान की स्थिति भी जांचना जरूरी है। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार तकनीकी त्रुटि, दस्तावेज की कमी, आधार सत्यापन में समस्या या बैंक खाते की जानकारी अधूरी होने के कारण भी नाम अस्थायी रूप से सूची में नहीं आ पाता। ऐसी स्थिति में आप अपनी ग्राम पंचायत के सचिव से मिलें और आवेदन की स्थिति पूछें। यदि आवश्यक हो तो
पुनः स्थापन के लिए लिखित आवेदन दें। ब्लॉक कार्यालय में भी संबंधित अधिकारी से मिलकर जानकारी ली जा सकती है। कुछ राज्यों में आवास प्लस सर्वे चलाया जा रहा है, जिसके तहत छूटे हुए पात्र परिवारों को शामिल किया जा रहा है। यदि आपका नाम प्रारंभिक सर्वे जुड़ पाया तो आप इस सर्वे के माध्यम से दोबारा पात्रता जांच करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की कॉपी, पासबुक और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज साथ लेकर जाना चाहिए। सही और पूर्ण दस्तावेज देने से प्रक्रिया तेजी से होती है। ध्यान रखें कि कई बार सूची होती है चरणों में जारी होती है। इसका मतलब यह है कि पहली सूची में कुछ नाम आते हैं, दूसरे बाद में अतिरिक्त सूची जारी की जाती है। इसलिए एक बार नाम न मिलने पर निराश न हो। समय समय पर पंचायत और पोर्टल दोनों जगह पर स्थिति जांचते रहें। सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक अधिकतम पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले। इसी वजह से सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि आपका ऑनलाइन जांच में दिक्कत आ रही है, जैसे वेबसाइट ना खुलना, OTP ना आना या रजिस्ट्रेशन नंबर याद ना होना, तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर मदद ले सकते हैं। वहाँ ऑपरेटर आपके आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के माध्यम से स्थिति जा सकता है। ध्यान रखिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना दस्तावेज या OTP साझा न करें, क्योंकि धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैसला लेने वाले अफवाहों या अपुष्ट संदेशों से बचें। सही जानकारी के लिए पंचायत, ब्लॉक या कार्यालय या सरकारी पोर्टल का ही सहारा लें। यदि फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो आप अपनी शिकायत जिला स्तर पर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपने आवेदन किया है तो समय समय पर अपनी स्थिति जरूर जांचें, दस्तावेज अपडेट रखें और अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में अपनी समस्या लिखें और यह भी बताएं कि आप किस राज्य और किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जा सके। 4 किस्तों में भुगतान, अतिरिक्त लाभ और अंतिम चेतावनी। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्से पर पहुंच चुके हैं। यह वह जानकारी जिसे ध्यान से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आपका पूरा लाभ मिलेगा या बीच रास्ते में आपकी किस्त अटक सकती है। इस बार सरकार 3 किस्तों की जगह 4 किस्तों में भुगतान करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि जिन परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता दी जा रही है उनका काम आधे में ना जाए और उन्हें आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े। पहली किस्त नींव डालने के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी वास्तव में निर्माण कार्य शुरू कर दे, जैसी जमीन की साफ सफाई, लेवलिंग और नींव की खुदाई पूरी तरह होती है। पहली राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है। यह राशि सीधा लाभ हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से जाएगी, इसलिए बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। दूसरी की दीवारों का निर्माण स्तर तक खड़ा करने पर मिलेगी। आमतौर पर जब मकान की दीवार छत डालने की तैयारी तक पहुंच जाती है, तब संबंधित अधिकारी स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण के बाद यदि कार्य संतोषजनक पाया गया तो दूसरी किस्त जारी की जा सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि निर्माण की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए, वरना भुगतान रोका भी जा सकता है। तीसरी किस्त छत की ढलाई के समय दी जा सकती है। यह चरण सबसे खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें सीमेंट, सरिया और मजदूरी का खर्च अधिक आता है। सरकार का उद्देश्य यही है कि इस महत्वपूर्ण चरण पर पैसों की कमी के कारण काम न रुके। कई बार देखा गया है कि लाभार्थी पहले 2 चरण पूरे कर लेते हैं, लेकिन छत डालने में देरी हो जाती है। इस बार व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि ढलाई के समय पर्याप्त सहायता उपलब्ध रहे। चौथी और अंतिम किस्त प्लास्टर, दस्तावेज की खिड़की और फर्श और अन्य फिनिशिंग कार्यों के लिए दी जा सकती है। अक्सर लोग छत के बाद महीनों तक मकान अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि अंतिम चरण में भी अच्छा खासा खर्च आता है। 4 किस्तों की यही व्यवस्था मकान को पूरी तरह रहने योग्य बनाने के उद्देश्य से की जा सकती है, ताकि परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके अलावा केवल मकान निर्माण ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त लाभ भी जोड़े जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए अलग से आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आपको अलग से राशि मिल सकती है। हालांकि घर के साथ साथ स्वच्छता की सुविधा भी सुनिश्चित हो सके। मनरेगा के
तहत मजदूर का भुगतान भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है। यदि परिवार के सदस्य स्वनिर्माण कार्य में सक्षम देते हैं तो उन्हें मनरेगा के माध्यम से मजदूरी का भुगतान मिल सकता है। इसका दोहरा लाभ मिलता है। इस तरफ से मकान बनवाता है, दूसरी तरफ से परिवार की आय भी प्राप्त होती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में सोलर पैनल लगवाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले परिवार बिजली की समस्या से मुक्त मुक्त हो सकें। यदि आपके क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध है तो संबंधित विभाग से जानकारी लें, इसका लाभ जरूर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, देरी बिल्कुल ना करें। कई बार लोग यह सोच कर काम टाल देते हैं कि बाद में शुरू कर लेंगे, लेकिन नियमों के अनुसार है। यदि तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। कुछ मामलों में राशि वापस सरकारी खातों में डाली जा सकती है और फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है, और जो समय और मेहनत दोनों की बर्बादी है। इसलिए अपनी पूरी तैयारी पहले से रखें। भी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन से जुड़े कागजात अपडेट रखें। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और उसमें आधार लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी बैंक और योजना से रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए ताकि जैसे ही मैसेज आए आपको तुरंत सूचना मिल सके। अगर अधिकारी के निरीक्षण के लिए आए तो सहयोग करें और निर्माण का वास्तविक स्थिति दिखाएं। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश ना करें, तो क्योंकि अब स्थापना प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त हो चुकी है। दोस्तों, यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य की नींव है। एक पक्का मकान केवल दीवारों और छत नहीं देता बल्कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण, बुजुर्गों को सम्मान और परिवारों को स्थिरता देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों और मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। नीचे कमेंट में अपना नाम, गांव का नाम, जिला और यह वीडियो कहां से देख रहे हैं ज़रूर लिखें। हम आपको हक दिलाने और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि किसी भी भाई का, बहन का अधिकार अधूरा न रहे। जागरूक रहें, समय पर कदम उठाएं और अपने सपनों का पक्का घर बनाएं। धन्यवाद।